देखिए हम लोग आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को प्रश्न को देख रहे हैं। अगर हम लोग बात करें मेरे भाई राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। देखिए संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में कब अपनाया? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हिंदी की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा का प्रावधान है? तो अनुच्छेद नंबर 343। अनुच्छेद नंबर 343 के अंदर क्या कहा गया है? हिंदी भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि क्या है? राष्ट्रीय भाषा के जगह पे राजभाषा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से, भारत की राजभाषा, हाँ राष्ट्रीय भाषा नहीं, क्या है? राजभाषा। हिंदी जो है भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो क्या है? राजभाषा है। किस अनुच्छेद के अंदर है मेरे भाई? अनुच्छेद नंबर 343। ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें विश्व में 5वीं सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। विश्व में हिंदी का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है बोले जाने वाली भाषा में से? 5वें स्थान पे। विश्व में हिंदी जो है 5वीं सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। अगर हम लोग बात करें हिंदी, हिंदी की जननी कौन सी भाषा है मेरे भाई? संस्कृत। ध्यान रखिएगा, हिंदी की जो जननी है वो कौन सी भाषा है? हिंदी की जननी जो है वो संस्कृत भाषा है। ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें हिंदी जो लिखा जाता है, किस लिपि में लिखा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगर वैसे आप लोग जानना चाहें विश्व हिंदी दिवस, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। दोनों डेट याद रखिएगा, एक तो 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम देश कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें मेरे भाई, इसमें अभी वर्तमान समय में कुल देश की बात करें, कुल देश की संख्या है, कुल देश सदस्य की संख्या 190 है। कुल कितने देश सदस्य हैं इसको? 190 देश सदस्य हैं। सबसे नवीनतम देश जो है एंडोरा है, नवीनतम देश सदस्य, ये भी ध्यान रखेगा। नवीनतम देश सदस्य कौन सा है? एंडोरा। एंडोरा कौन सा नवीनतम देश सदस्य है? एंडोरा। और इसी में और अगर हम लोग बात कर लें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना कब हुआ है? 1945 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, स्थापना कब हुआ है? 1945। अधिनियम है 1944 का। अधिनियम कब का है? अधिनियम कब का है? 1944। दोनों बात ध्यान रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है मेरे भाई? हेडक्वार्टर याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका के अंदर है। वाशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के किनारे है ये वाशिंगटन डीसी। किस नदी के किनारे है? पोटामेक नदी के किनारे। इसी के साथ आप लोग एक और क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। विश्व बैंक, इसकी भी स्थापना कब हुआ है? 1945 में। और अधिनियम कब है? 1944। ये दोनों संस्था कौन कौन? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इस दोनों संस्था को कहा जाता है जुड़वा बहन। दोनों संस्था को किस रूप में जाना जाता है? जुड़वा बहन। इस दोनों संस्था को किस रूप में जाना जाता है? जुड़वा बहन के रूप में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में ही। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, दोनों संस्था का जो स्थापना हुआ है ब्रेडन वुड सम्मेलन के तहत हुआ है। दोनों संस्था का स्थापना किसके तहत हुआ है? लिख लीजिएगा, ब्रेडन वुड सम्मेलन। ब्रेडन वुड्स सम्मेलन, इसी ब्रेडन वुड सम्मेलन के तहत दोनों संस्था की स्थापना हुआ है। ब्रेडन वुड सम्मेलन
के तहत दोनों संस्था की स्थापना हुई। कौन कौन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इसी सम्मेलन के तहत दोनों संस्था की स्थापना हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम कौन सा देश है? तो ध्यान रखिएगा, एंडोरा है नवीनतम देश। और कितने देश इसमें शामिल है मेरे भाई? 190 देश सदस्य है इसके। स्थापना कब हुआ था? 1945 में। अधिनियम कब का है? 1944 का। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी मेरे भाई अमेरिका की राजधानी है। किस नदी के किनारे है? पोटामेक नदी के किनारे है। और इसी में हम लोग बात कर रहे हैं, इसी की जुड़वा बहन यानी किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जुड़वा बहन के रूप में किसे जाना जाता है? तो विश्व बैंक को। किसको जाना जाता है? विश्व बैंक। विश्व बैंक का भी स्थापना 1945 में ही हुआ, अधिनियम 1944 का। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है मेरे भाई? वाशिंगटन डीसी। इस दोनों संस्था का जो स्थापना हुआ है किस सम्मेलन के तहत हुआ है? तो याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, कलम 9 कार्निवल पुस्तक मेला। कलम 9 कार्निवल पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ? ध्यान रखिएगा, कलम 9 कार्निवल पुस्तक मेला का आयोजन हुआ है अहमदाबाद में। कहाँ पर हुआ है मेरे भाई? अहमदाबाद। कलम 9 कार्निवल पुस्तक मेला का आयोजन अहमदाबाद के अंदर। इसका जो उद्घाटन किया है देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक मेले का उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, कलम 9 कार्निवल पुस्तक मेला का उद्घाटन किसने किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पर किया गया इसका उद्घाटन? अहमदाबाद में। अच्छा मेरे भाई बताइएगा, इंडियन स्ट्रगल बुक, ये एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल बुक, ये किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए। ये इंडियन स्ट्रगल बुक किसका बुक है? तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का। किनका है? सुभाष चंद्र बोस। मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस की बात आता है ना, सुभाष चंद्र बोस की बात अगर आता है तो हमारे जहन में 2-3 क्वेश्चन जरूर तुरंत तैयार हो जाता है। पहला क्या तैयार होता है मेरे भाई? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें हम लोग तो इनका जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के कटक में। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के कटक। और 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस कितनी बार अध्यक्ष बने? 2 बार। एक तो 1938 में बने और एक बार 1939 में बने। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ इसकी भी अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 1949 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में 1939 में किया। देख लीजिएगा। अच्छा अगर हम लोग बात करें गुलामगिरी पुस्तक की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, इसके संस्थापक कौन है? बताइए। गुलामगिरी पुस्तक के संस्थापक आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। अगर गुलामगिरी पुस्तक की बात करें हम लोग, एक सेकंड रखिए। देखिए गुलामगिरी पुस्तक की बात करें तो ध्यान रखिएगा आप लोग, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किया। ज्योतिबा फुले ने ही सत्यशोधक समाज की भी स्थापना किया है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। एक है सत्यार्थ प्रकाश, इसको भी ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक को लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन
आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, इसी में एक पुस्तक का नाम विश्व इतिहास की एक झलक, विश्व इतिहास की एक झलक की बात करें तो इसके लेखक है J.L. नेहरू। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक की रचना किसने किया है? J.L. नेहरू ने। देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। भारत के नए महानिवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? भारत के नए अटॉर्नी जनरल किनको बनाया गया है? और ये जो अटॉर्नी जनरल बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, 14वें नंबर के, कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, 14वें नंबर के जो अटॉर्नी जनरल बनाए गए, महानिवादी बनाए गए, वो कौन है? मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी का कार्यकाल 2022 से स्टार्ट होगा और 2005 साल के लिए इन्होंने ये काम करेंगे, 2022 से लेकर 2027। ध्यान रखिएगा, मुकुल रोहतगी इसके पहले भी देश के महानिवादी रह चुके। 12वें नंबर के जो महानिवादी थे वो कौन थे? यही मुकुल रोहतगी थे। ध्यान रखिएगा, 12वें नंबर के भारत सरकार के महानिवादी कौन थे? मुकुल रोहतगी थे। इनको दोबारा से इसी पद पे फिर से बनाया गया है, यानी कितने नंबर पे? 14वें नंबर के लिए। अगर हम लोग बात करें 14वें नंबर के जो देश के लिए अटॉर्नी जनरल का काम करेंगे कौन? मुकुल रोहतगी ने। किनके स्थान पे इन्होंने काम करना शुरू करेगा? के वेणुगोपाल। वर्तमान समय की बात करें अभी, है ना, अभी कौन थे? के वेणुगोपाल। इनका अब कार्यकाल पूरा हो गया और इनके कार्यकाल के पूरा होने के बाद देश के नए अटॉर्नी जनरल किनको बनाया गया है? मुकुल रोहतगी को। इसके पहले मुकुल रोहतगी देश के कितने नंबर के अटॉर्नी जनरल थे? तो ध्यान रखिएगा 12वें नंबर के थे। इनका कार्यकाल कब से था? 2014 से 2017। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महानिवादी होता है। अगर उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो क्या आएगा? अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, महानिवादी होता है। और महानिवादी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में है। ये भी ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 76। भारतीय संविधान में महानिवादी का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 76 में है। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। अगर हम लोग बात करें राज्य के अंदर सरकार का सबसे बड़ा जो वकील होता है उसको कहते हैं महाधिवक्ता। राज्य के अंदर सरकार का सबसे बड़ा वकील जो होता है उसको क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता जो है किस अनुच्छेद के अंदर रहता है? अनुच्छेद 165 में, 165 के अंदर महाधिवक्ता का प्रावधान है। राज्य के अंदर सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होगा उसको क्या कहेंगे? महाधिवक्ता। और देश के अंदर जो सबसे बड़ा सरकार का वकील होगा उसको क्या कहेंगे? महानिवादी। महानिवादी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में है और वहीं पर महाधिवक्ता का भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 165 में है। तो देश के नए महानिवादी किनको बनाया गया है? अटॉर्नी जनरल किसको बनाया गया है? मुकुल रोहतगी को। किसके स्थान पे बनाया गया है? के वेणुगोपाल के स्थान पे। ध्यान रखिएगा, मुकुल रोहतगी जो है देश के किस क्रम के महानिवादी बने? तो 14वें नंबर के बने। के वेणुगोपाल देश के किस क्रम के थे महानिवादी? 13वें नंबर के थे। और 12वें नंबर में स्वयं कौन थे? मुकुल रोहतगी थे। एक बार फिर से इनको देश के अंदर महानिवादी के रूप में काम करने का मौका मिला। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले इसी में कुछ और अपॉइंटमेंट जो नया सब है उसको देख लेते हैं ना। देखिए एक्स्ट्रा में इसको भी देख लीजिए। हम लोग बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष मेरे भाई। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? NK सिंह, नंद किशोर सिंह। ध्यान रखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह। इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं? NK सिंह। और 14वें नंबर के वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे YV रेड्डी थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी। और अभी वर्तमान समय में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, सही आंसर दीजिए और पुरस्कार पाइए। कमेंट बॉक्स में बताइए वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है अभी? यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नेक्स्ट है
मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है मेरे भाई? राजीव कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी? राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन, और अगर आप लोग बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 324। ध्यान रखिएगा, भारत में इलेक्शन कमीशन का जो गठन हुआ है 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950। इसलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। और वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अगर हम लोग बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री नूतन पाटी वेंकट रमन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री नूतन पाटी वेंकट रमन। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान समय में? श्री नूतन पाटी वेंकट रमन। नेक्स्ट है आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर कौन है वर्तमान समय में? शक्तिकांत दास। मेरे भाई आरबीआई की बात करें, आरबीआई भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसका कि राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत का पहला ऐसा बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ कौन सा है? आरबीआई। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई की स्थापना की बात करें हम लोग, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जब आरबीआई की स्थापना हुआ था, इस समय इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था कोलकाता में। लेकिन 1937 ईस्वी में कोलकाता से बदल के इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बनाया गया? मुंबई के अंदर। इस तरह से आरबीआई का हेडक्वार्टर अभी कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है ना। ध्यान रखिएगा, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, बैंकों का पिता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन है मेरे भाई, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सभी टेलीकॉम कंपनी को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन के बजाय कितने दिन देने का निर्देश दिया? ध्यान रखिएगा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने जितने भी टेलीकॉम कंपनी है सभी को रिचार्ज कराने पर अभी जो वैलिडिटी दिया जाता था, कहता था 1 महीना। कितना कह रहा है? 1 महीना। लेकिन दिया कितना दिन देता था वो? 28 दिन। लेकिन अब जो है इस 28 दिन को नहीं देगा वो, बल्कि कितना दिन देगा? 30 दिन देगा। यानी कि 1 महीने का दिया जाएगा, 30 दिन का। कितने दिनों का? 30 दिनों का। तो ये चीज़ 2 महीने के अंदर यानी 60 दिनों के अंदर ये लागू हो जाएगा। कितने दिनों में ये लागू हो जाएगा? 60 दिन में ये चीज़ लागू हो जाएगा कि सभी टेलीकॉम कंपनी ने 28 दिन के बजाय कितने दिन का रिचार्ज प्लान वो देगी? 30 दिनों का। जैसे 2 महीने करके वो कितने दिनों का देती थी? 56 दिनों का। तो इस तरह से अब 56 दिन का नहीं देगा, बल्कि वो कितने दिनों का देगा? 60 दिनों का। तो इसका निर्देश दे दिया है। किसने दिया? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने। किसने दिया? देखो मेरे भाई, अगर हम लोग बात करें भारतीय संचार नियामक प्राधिकरण, तो जितने भी टेलीकॉम कंपनी है, दूरसंचार कंपनी है, सभी की देख-रेख करना और सभी के लिए रूल रेगुलेशन बनाने का काम किसका है? भारतीय संचार नियामक प्राधिकरण का। इसका जो गठन हुआ 1973 में हुआ। ये कब का गठन हुआ है इसका? 1973 में। ध्यान रखिएगा, टेलीकॉम कंपनी को यानी दूरसंचार कंपनियों की देखरेख करना, उसके लिए रूल और उसके लिए रेगुलेशन तैयार करना, अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके लिए वो सही करवाने का काम किसका है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसका ये काम है। और इसका गठन भारत में कब हुआ? 1973 में। और यही दूरसंचार कंपनी ने अभी एक फैसला किया कि सभी टेलीकॉम कंपनी को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन के बजाय अब कितना दिन दिया जाएगा? 30 दिनों का। 1 महीने का अगर आप रिचार्ज कराएंगे तो अभी 28 दिन दिया जाता है, लेकिन अब 28 दिन नहीं दिया जाएगा। कितने दिनों का दिया जाएगा? 30 दिन। 28 दिन के बदले कितने दिन दिया जाएगा? 30 दिन। अगर 2 महीने का रिचार्ज कराते हैं तो कितना दिन दिया जाएगा? 60 दिन। तो ये चीज़ हमारे देश में किसने सुधार करवाया? यही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। और इसका गठन कब हुआ है मेरे भाई? 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेरे भाई क्वेश्चन था, आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश को आज़ाद हुए कितना वर्ष पूरा हो गया? 75 वर्ष।
और ये 75 वर्ष की वर्षगांठ को भारत सरकार ने किस रूप में मनाने का घोषणा किया? आज़ादी के अमृत महोत्सव। क्योंकि हमारे देश को स्वतंत्र हुए कितना वर्ष पूरा हो गया? 75 वर्ष पूरा हो गया, और इस 75वीं वर्षगांठ को भारत सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का घोषणा किया। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत हुआ था 12 मार्च 2022 को। कब शुरुआत हुआ है? 12 मार्च 2022, और ये जो चलेगा 15 अगस्त 2023 तक। ये कब तक चलेगा मेरे भाई? 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 2022 ईस्वी को शुरू हुआ है और 15 अगस्त 2023 ईस्वी तक ये चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मेरे भाई, 12वें नंबर का सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, इसी से क्वेश्चन था। 12वें नंबर का सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन स्थल अगर पूछा गया था, आयोजन स्थल था मध्य प्रदेश। कहाँ पर था? मध्य प्रदेश। और इसको जीता है हरियाणा ने। किसने जीता है? हरियाणा। किसको हरा के जीता है? तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु को। जहाँ पर भी मेरे भाई हमको तमिलनाडु लिखना है, उसके जगह लिखेंगे TLN। आप लोग समझ जाइएगा ये क्या लिखा गया है? तमिलनाडु। देखिए, 12वें नंबर का पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, इसका जो आयोजन हुआ कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश को। और इसको जीता किसने? हरियाणा ने। उप विजेता कौन है मेरे भाई? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। देखो, एक क्वेश्चन था वित्त आयोग से कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें अध्यक्ष अगर पूछा गया था तो बताइएगा नंद किशोर सिंह। अभी तो थोड़ा देर पहले ही पढ़ा है NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नंद किशोर सिंह। 14वें नंबर के भी जान लीजिए, 14वें नंबर के कौन थे? YV रेड्डी। इसी के साथ मेरे भाई ये भी जान लीजिए कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, इसको भी जानिए। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। ध्यान रखिएगा, KC नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। KC नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। और वित्त आयोग की बात करें, वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 है। और वित्त आयोग का कार्यकाल मेरे भाई कितने वर्ष का होता है ये भी बता दीजिए। वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। एक क्वेश्चन वित्त आयोग से था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। किस अनुच्छेद के अंदर वित्त आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद नंबर 280। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है वित्त आयोग का? 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या था। एक क्वेश्चन था शिशु सेवा योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य में किया गया है? शिशु सेवा योजना की शुरुआत असम में किया गया है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, शिशु सेवा योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया? असम में। कब किया गया इसको भी ध्यान रखिएगा, 21 मई 2021 को। 21 मई 2021 को। इसमें क्या कहा गया है? ध्यान से सुनिए मेरे भाई कि कोविड के दौरान जिन बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो गया, वैसे बच्चों को पूरी तरह से देख रेख करने का जिम्मा किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। किस योजना के तहत मेरे भाई? शिशु सेवा योजना के तहत। समझ में आया? शिशु सेवा योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू किया गया था? असम में। किसके लिए किया गया है? कोविड के दौरान वैसे माता पिता जिनका मृत्यु होगा और उनके बच्चों की देखभाल करने का पूरा जिम्मा किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। किस योजना के तहत? शिशु सेवा योजना। इसकी शुरुआत असम में कब हुआ इसको भी ध्यान रखिए, 21 मई 2021 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो मेरे भाई क्वेश्चन जो था, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? और ये चारों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन था। ध्यान रखिएगा, यूपी में है, आंध्र प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। कहाँ नहीं है मेरे भाई? नागालैंड के अंदर नहीं है। नागालैंड के अंदर पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B। अच्छा, अगर हम लोग बात करें किस किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नागालैंड के अंदर नहीं है, मेघालय के अंदर नहीं है, मिजोरम के अंदर नहीं है, और यूटी अगर पूछे किस
यूनियन टेरिटरी में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है तो दिल्ली याद रखिएगा। किस यूनियन टेरिटरी में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है तो क्या ध्यान रखिएगा, दिल्ली। अगर हम लोग पंचायती राज की व्यवस्था बात करें मेरे भाई, तो सबसे पहली बार ग्राम पंचायत का गठन जो किया गया था, कहाँ पर किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर। और 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को याद रखिए। कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। पिछले दिन एग्जाम में पूछा गया था, भारत में वर्तमान समय में कितने स्तरीय की ग्राम पंचायत है? त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का प्रावधान भारत में बलवंत राय मेहता समिति की देन है, यही पूछा गया था। और बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी 1957 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस राज्य में ग्राम पंचायत के अंदर 50% महिलाओं का अधिकार दिया गया है, ऐसा आरक्षण दिया गया? ऐसा करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है बिहार। बिहार के अंदर महिलाओं को ग्राम पंचायत में 50% का आरक्षण दिया गया है। ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 11 में जोड़ा गया। कितना विषय जोड़ा गया है? 29 विषय जोड़ा गया। कितना विषय है अभी वर्तमान समय में? 29। कब जोड़ा गया है? तो ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और ये पूरे देश में लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। इसलिए 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ संपन्न होता है? तो ध्यान रखिएगा छोटी आंत में। कहाँ पर पूर्ण पाचन संपन्न होता है मेरे भाई? छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ संपन्न होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि भारत की जलवायु कैसी है? ध्यान रखिएगा, भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया था, अवतल लेंस की फोकस दूरी। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है मेरे भाई? ऋणात्मक। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ऋणात्मक यानी निगेटिव, है ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होगा वो क्या होगा? धनात्मक। क्या होता है मेरे भाई? धनात्मक यानी पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगा और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे भाई, किस जगह ब्रह्मपुत्र नदी को संगपो कहते हैं? यानी किस जगह ब्रह्मपुत्र नदी को संगपो? ध्यान रखिएगा, तिब्बत में जो है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को संगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? संगपो के नाम से। तिब्बत की बात करें मेरे भाई, इसी तिब्बत के अंदर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। इसी मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? मानसरोवर झील। और ये मानसरोवर झील कहाँ पर है? तिब्बत के अंदर। तिब्बत के अंदर मेरे भाई 4 दिन का सप्ताह मनाया जाता है। जैसे भारत में 7 दिन का सप्ताह मनाया जाता है, उसी तरह तिब्बत में 4 दिन का सप्ताह मनाया जाता है। और इसी तिब्बत में एक है झील जिसका नाम है मानसरोवर झील, और इसी मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? संगपो के नाम से जानते हैं मेरे भाई ब्रह्मपुत्र नदी को। और बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखिएगा, जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और जहाँ पर प्रवेश करती है वहाँ पर इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर प्रवेश करती है किस नाम से? दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई, कोयला उत्पादन का अग्रणी क्षेत्र। भारत में कोयला उत्पादन का अग्रणी क्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र है झरिया है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, कोयला उत्पादन का अग्रणी क्षेत्र है झरिया। और ये जो झरिया है मेरे भाई ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? झारखंड में।
कोयला उत्पादन का अग्रणी क्षेत्र है झरिया। झरिया कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। इसी में हम लोग इसको भी ऐसे भी देख सकते हैं इस रूप में, भारत का सबसे बड़ा कोयला का भंडार। भारत में कोयला का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? झरिया, राजस्थान। झरिया कहाँ पर है? ये झारखंड के अंदर है। अगर हम लोग बात करें भारत का कोयला राजधानी, भारत की कोयला राजधानी धनबाद को जाना जाता है। भारत में कोयला राजधानी किसको कहते हैं? धनबाद। और ये भी धनबाद कहाँ पर है? झारखंड के अंदर ही है। अगर हम लोग बात करें कोयला उत्पादकता में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, तो वो झारखंड है। कौन सा राज्य है मेरे भाई? झारखंड। ये भी ध्यान रखिएगा, कोयला उत्पादकता में पहले स्थान पर राज्य कौन सा है? झारखंड। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार कोयला का कारखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में पहली बार कोयला का कारखाना लगाया गया था रानीगंज, और ये रानीगंज पश्चिम बंगाल के अंदर है। भारत में कोयला का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? रानीगंज। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। भारत में कोयला कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार? कोयला, कोल के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार, है ना। सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट। ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे श्रेष्ठ प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट, सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है पीट कोयला। तो मेरे भाई आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।